हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट हम बात करेंगे आठवां का, और जिसमें हम महत्वपूर्ण 4 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। और शारीरिक शिक्षा आप जान ही रहे हैं, हमारा ये विषय है। तो आइए समय न गंवाते हुए डायरेक्ट हम चलते हैं प्रश्नों के तरफ। इस समय बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है 18 तारीख से, तो उस मद्देनजर काफी व्यस्तता हमारी चल रही है, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल करके आज लाया हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि खेलों में होने वाली प्रमुख चोटों से आप क्या समझते हैं? मोच, खिंचाव, फ्रैक्चर, अव्यवस्था का कारण, लक्षण तथा प्राथमिक उपचार सहित वर्णन कीजिए। यानी हम कह सकते हैं इनमें 4 चीजों का हम अध्ययन करेंगे। ये खेल में चोट क्या होता है, कैसे लगता है। तो समय न गंवाते हुए देखते हैं उत्तर की तरफ। खेलों में होने वाली जो प्रमुख चोट है उसकी बात करेंगे। देखिए, खेल गतिविधियों के दौरान शरीर के अंगों को होने वाली शारीरिक क्षति को खेल चोट कहते हैं। यानी खेल के दौरान जब हम कोई चोट लगता है उसी को हम शारीरिक चोट कहते हैं। यह प्रायः असावधानी, गलत तकनीकी, अपर्याप्त वार्म अप, अत्यधिक अभ्यास या टक्कर के कारण होती है। और प्रमुख चोटों में मोच, खिंचाव, फ्रैक्चर, अव्यवस्था जैसी समस्याएं आपकी शामिल होती है। तो कम शब्दों में जो चीजें हम कहना चाहते हैं मैं कहने का प्रयास करता हूं। तो आइए और आगे देखते हैं। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो हम चाहेंगे तो एक लाइक आप मेरे लिए जरूर करिए, क्योंकि मैं निःशुल्क ये सेवाएं देता हूं कि आपका कहीं न कहीं जो मतलब एक आशीर्वाद कह सकते हैं या एक भावनात्मक लगाव कह सकते हैं कि मेरे से जुड़ सके। तो आइए बात करते हैं मोच। मोच में क्या क्या चीजें हैं, कारण क्या होता है मोच का? जोड़ का अचानक मुड़ना या गिरना। प्रभावित अंग क्या होता है? जिसमें लिगामेंट, अक्सर जो लिगामेंट और टेंडन की बात आपने पढ़ा होगा। तो जो मोच के कारण बॉडी का कौन सा प्रभावित अंग होता है? तो लिगामेंट। और इसका लक्षण क्या होता है? अगर लिगामेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है? सूजन, दर्द, चलने में कठिनाई आती है। इसका प्राथमिक उपचार क्या है? राइस पद्धति आप जान सकते हैं। तो इस तरह से हमने कहा कि मोच से होने वाले कौन से चोट हैं, क्या प्रभावित होता है और उसे किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो प्राथमिक उपचार की बात करें हम, देखिए कम शब्दों में एकदम फैक्ट चीजें जो एग्जामिनर को चाहिए। अब दूसरा आता है खिंचाव। कारण क्या होता है इसमें भाई? खिंचाव का कारण यह देखिए, मांसपेशी पर अधिक दबाव या अचानक खिंचाव। और उसका प्रभावित अंग क्या होता है? मांसपेशी या हम कह सकते हैं टेंडन। और लक्षण क्या होता है? दर्द, सूजन, मांसपेशी में जकड़न। और प्राथमिक उपचार क्या है? आराम है, ठंडी सिकाई है, हल्की पट्टी है। तो हमने 2 चोट की बात कर ली, खिंचाव की बात कर ली, अपने एक मोच की बात कर ली। अब बात करते हैं, देखिए फ्रैक्चर। जो कारण क्या होता है? गिरते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है, टक्कर लगता है या अधिक बल लगाना, इन कारण से खेल में हमारे हाथ पैर फ्रैक्चर हो सकते हैं। और जब हाथ पैर फ्रैक्चर होता है तो प्रभावित किसको करता है? तो अक्सर भाई हड्डी ही टूटता है, तो हड्डी को प्रभावित करता है। इसका लक्षण क्या होता है? तीव्र दर्द, सूजन, अंग का असामान्य आकार। यानी आप देख सकते किसी का फ्रैक्चर हाथ पैर टूट जाता है तो कितना असहनीय दर्द होता होगा, वहां पे स्वेलिंग हो जाता होगा, उसके आकार स्वरूप में बदलाव हो जाता है। और इसकी प्राथमिक उपचार क्या है? प्रभावित अंग को स्थिर रखना, तुरंत चिकित्सक के पास ले जाना। तो जहां पे हमने ये चीजें बताया, अब जगह अव्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं डिसलोकेशन की बात करते हैं। यह कारण क्या होता है? जोड़ पर अचानक आघात, यानी इस ज्वाइंट पे कहीं अचानक आघात, चोट लग जाए तो प्रभावित अंग क्या होता? जोड़ की हड्डी अपनी जगह से खिसक जाती है। जैसे यहाँ पे ज्वाइंट्स है, यहाँ पे ज्वाइंट्स है, यहाँ पे ज्वाइंट्स है, जहां पे मूवमेंट होता है वहां पे ज्वाइंट्स है। लक्षण क्या है?
जो असामान्य स्थिति, सूजन, तीव्र और दर्द होता है। इसका प्राथमिक उपचार क्या है? जोड़ को न हिलाएं, स्थिर रखें और चिकित्सीय सहायता लें। निष्कर्ष में बात करते हैं, उचित वार्म अप, सही तकनीकी व सुरक्षा उपाय अपनाकर खेल चोटों को हम दूर कर सकते हैं या इससे हम बचाव अपना कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमने आपको दे दिया। बहुत कम शब्दों में बार बार मैं ये चीजें लिखाता हूं क्योंकि वो नए कुछ बच्चे आ जाते हैं। देखिए, अभी जो एलटी ग्रेड की 25,000 के करीब, नहीं सॉरी, टीजीटी की 25,000 के करीब वैकेंसी आने वाली है, जिसमें हमको लगता है 7 से 800 के करीब फिजिकल एजुकेशन का भी वैकेंसी होगा। बिहार में भी वैकेंसी आने ही वाली, 2-4-5 दिनों में बिहार में वैकेंसी आ जाएगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3, ये तीनों पीडीएफ, हालांकि मैं अब उसका भी क्लास लूंगा, मेंस का क्लास 2-3 दिन में मैं पूरा करूंगा और उसका मैं क्लास शुरू करता हूं, उस पर काम भी चल रहा है। तो इसमें से बता दें कि 80 से 85 क्वेश्चन मेरे एलटी ग्रेड में मिले हैं और इसको अगर आप चाहते हैं परचेज करना तो ये 9450-85-0327 पे पार्ट 1, 2, 3 100 रुपया में आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसे आप खरीदते हैं तो ये मैं आपको मुफ्त कर दूंगा, लेकिन अगर वो तीनों नहीं खरीदते, केवल ये खरीदते हैं, तो ये आपको 50 रुपया में उपलब्ध हो जाएगा। एक चीज और बताते हैं, जैसे जैसे क्लास लेते जाएंगे अपडेट भी करते जाएंगे और आप कहेंगे सर प्लीज अपडेटेड मतलब पीडीएफ हमको उपलब्ध करा दीजिए, तो हम इसको उपलब्ध करा देंगे बिना पैसा लिए। ओनली 50 रुपया इसकी रेट है। तो बात करते हैं, आइए हम प्रश्नों की तरफ। फिजियोथेरेपी से आप क्या समझते हैं? इसके जनक का नाम लिखते हुए फिजियोथेरेपी के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिजियोथेरेपी आप देख सकते हैं, फिजियोथेरेपी का प्रयोग खिलाड़ी की चोट को ठीक करने के लिए किया जाता है और इस फिजियोथेरेपी का प्रयोग प्राचीन काल में चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहे जाने वाले हिप्पोक्रेट्स तथा खेल चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहे जाने वाले हेराडिक्स भी अपने मरीज का इलाज इनके आधार पर किया करते थे। और आज इस आधुनिक काल में चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत फिजियोथेरेपी एक बड़े रूप में उभर करके आई है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की फिजियोथेरेपी विधियों को अपनाया गया है। आज का ये सिस्टम है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं यहाँ दुखाता, यहाँ पीड़ाता, बहुत सारा समस्या है, तो डॉक्टर कहता है कि ऐसा नहीं कि इसको फिजियोथेरेपी कराइए, थोड़ा सेकाई करिए। तो जाकर के फिजियोथेरेपी करते हैं लोग और काफी लंबा, घर पे भी लोग बुलाते हैं, जो बड़े लोग हैं घर पे भी बुलाते हैं, सुबह शाम जाकर के थेरेपिस्ट कराते हैं और काफी आराम मिल जाता है। इसमें आधुनिक समय में इसका बड़ा ही प्रचलन चल रहा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, फिजियोथेरेपी की प्रमुख विधियां। संक्षिप्त में हम इसको समझाएं, जो विधियां हैं, देखिए हाइड्रोथेरेपी ये क्या है? जल के तापमान व दबाव द्वारा दर्द, सूजन व मांसपेशी तनाव को कम करने की एक विधि है। हाइड्रोथेरेपी जिसको हम कहते हैं, जल के तापमान। और दूसरा है वैक्स थेरेपी, गर्म जो पैराफिन वैक्स से जोड़ों के दर्द व जकड़न को कम किया जा सकता है। यह है इलेक्ट्रोथेरेपी, जो विद्युत धारा द्वारा दर्द निवारण व मांसपेशी उत्तेजना की एक चिकित्सा है। नेक्स्ट जो है साउंड थेरेपी उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगों से ऊतकों की गहराई में उपचार किया जाता है, जिसको हम साउंड थेरेपी कहते हैं। लाइट थेरेपी, जो अवरक्त या पराबैंगनी किरणों द्वारा उपचार किया जाता है, इसको हम लाइट थेरेपी। मैं कह सकता हूं कि थेरेपी की जो प्रमुख विधियां हैं उसका हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं बहुत संक्षेप में। मुझे पता है कि 10 से और 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे 125 और 200 वर्ड में, तो जगह भी दिया रहेगा। अगर आप कम जगह में अब अच्छे परफेक्ट लिख देते हैं तो आप अच्छा मतलब परफॉर्मेंस करेंगे। वेव थेरेपी, जिसको शॉक वेव थेरेपी, तीव्र तरंगों से पुरानी चोट व टिश्यू की मरम्मत
में सहायता मिलती है। वेव तरंगों के माध्यम से उसको ठीक किया जाता है। अब मैग्नेटिक थेरेपी, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा रक्त संचार बढ़ाकर दर्द कम किया जाता है। मैग्नेटिक हम कह सकते हैं। अरोमा थेरेपी, सुगंधित तेल द्वारा मानसिक तनाव व मांसपेशी थकान कम किया जाता है। बहुत सारा तेल, हिमगंगे, नवरत्न तेल आदि का प्रचार प्रसार आप देखते हैं। जब थोड़ा तबीयत खराब होता है, लगते हैं लावरी तेल होता है, धो देते हैं, दर्द ठीक हो जाए, तो वो ऐसा करते हैं। देखिए, मड थेरेपी, औषधीय मिट्टी से सूजन व त्वचा रोगों में लाभ मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मड थेरेपी। मड थेरेपी बात करते हैं। यहाँ पे योगा थेरेपी, योग थेरेपी, योगासन व प्राणायाम द्वारा शरीर व मन का संतुलन स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट लिखते हैं कि एक्सरसाइज थेरेपी, व्यायाम थेरेपी, विशेष व्यायामों द्वारा मांसपेशियों की शक्ति व लचीलापन बढ़ाया जाता है, जिससे आपको आराम मिलता है। अब बात मसाज थेरेपी, मालिश द्वारा रक्त संचार बढ़ाकर दर्द व थकान कम किया जाता है। नेक्स्ट है स्टीम थेरेपी, यानी भाप द्वारा मांसपेशी शिथिलता व दर्द में राहत दी जाती है। मुझे विश्वास है कि 125 या 2 शब्द दोनों में अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब देखिएगा, आप पढ़ेंगे श्याम नारायण सिंह का ही बुक उठा लीजिए तो बड़ा लंबा लंबा लिखा हुआ है, लेकिन हमने सोचा कि संक्षेप में आपको बता दें, जिससे कि पढ़ना आपको, याद करना आपको। यहाँ पे केवल देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो केवल मार्गदर्शन आपको मिल सकता है, स्वयं आपको करना है। कितना प्रैक्टिस करते हैं मैं बार बताता हूँ। सफेद व्हाइट पेपर, इस व्हाइट बोर्ड है ना, इस व्हाइट पेज पे आप लिखने का प्रयास करिए और एक कलर का इस्तेमाल करिए, वो ज्यादा लाभदायक रहता है। देखिए, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं? इसके 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि को क्रमवार समझाते हुए इनके महत्व का वर्णन कीजिए। ये चीज नहीं देगा, लेकिन हमने प्रश्न बना दिया है, यही देगा। और आपको इतना इसका नाम याद आपको होना चाहिए। तो बात करते हैं उत्तर। अष्टांग योग प्रतिपादक महर्षि पतंजलि ने किया। अष्ट का अर्थ 8 और अंग का अर्थ भाग। अतः अष्टांग योग के 8 अंग हैं, जिनके अभ्यास से शरीर, मन, आत्मा समन्वित विकास होता है। यानी मन शरीर का एक संतुलित विकास होता है, उसी को हम कहते हैं योग। अब बात करते हैं योग के अंग की बात। यहाँ अष्टांग योग के जो 8 अंग होते हैं, इसमें पहला है आपका यम। पहला है आपका यम। यह योग का पहला अंग है, जिसका अर्थ है मन को धर्म में स्थिर रखते हुए, बाहरी व आंतरिक इंद्रियों को वश में रखते हुए जीवन यापन करना यम के 5 नियम माने गए हैं, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसके भी डिटेल है, लेकिन मैं इसके डिटेल नहीं बता रहा हूं, क्योंकि 12 या 10 नंबर के प्रश्नों में ही आज इसका उत्तर लिखना है, जो कम जगह में ज्यादा मैटर लिखना है। दूसरा है आपका नियम। यह योग का दूसरा अंग है। इसके अनुसार सात्विक व सदाचार जीवन पर बल दिया जाता है। नियम 5 प्रकार के बताए गए हैं। नियम भी 5 प्रकार के बताए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। अब बात करते हैं, तीसरा है आसन। तीसरा है आसन। आसन शरीर को स्थिर व स्वस्थ रखने वाली योग मुद्राएं हैं। महर्षि पतंजलि ने आसन को तंत्र स्थिर सुखमासन बताया है, अर्थात वह स्थिति जिसमें शरीर व आत्मा दोनों स्थिर हो। आसन के 3 रूप ध्यानात्मक आसन, व्यायात्मक आसन और आरामदायक आसन करके व्यक्ति का पूर्ण शरीर पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। शरीर के सभी अंग, मुख्यतः स्नायु मंडल पूर्ण रूप से वश में हो जाता है। इसी को हम कहते हैं आसन। आसन तो बहुत है, लेकिन हमने यहाँ पे आसन को संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, रेडी है।
जैसे वीडियो अपलोड होता है आप डिमांड करेंगे आपको मिल जाएगा। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ प्राण का संयम करना, अर्थात श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के 3 भेद हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में गहरी सांस ली जाती है, कुंभक में सांस को भीतर रोककर रखा जाता है, रेचक में सांस को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। तो ये हो गया आपका प्राणायाम। 8 की बात करेंगे हम। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। प्रत्याहार, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर भीतर की ओर केंद्रित करना बोला जाता है प्रत्याहार। धारणा, मन को किसी एक बिंदु या विषय पर स्थिर रखना धारणा कहलाता। ध्यान, निरंतर एकाग्रता की अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। समाधि, ध्यान की चरम अवस्था जिसमें साधक आत्मिक शांति प्रदान करता है, इसी को कहते हैं समाधि। तो अष्टांग 8 अंग का हमने आज जिक्र कर दिया और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बात करते हैं व्यायाम का श्वसन तंत्र पर प्रभाव, इसको समझाइए। यानी हम कह सकते हैं व्यायाम का श्वसन तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझाइए। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप समझ लीजिएगा। तो बात करते हैं यह उत्तर में, व्यायाम श्वसन तंत्र को मजबूत बनाकर ऑक्सीजन की खपत बढ़ाता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार करता है। अल्पकालिक प्रभाव के रूप में यह श्वसन दर गहराई को बढ़ाकर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकालता है और दीर्घकालिक रूप से यह श्वसन मांसपेशी जैसे डायफ्राम को मजबूत करता है और ऑक्सीजन ग्रहण करने की दक्षता को बढ़ाता है। व्यायाम का श्वसन तंत्र पर प्रभाव 2 भागों में समझाया जा सकता है, जिसको हम कह सकते हैं अल्पकालीन और दीर्घकालीन। बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं अल्पकालीन प्रभाव। व्यायाम के दौरान श्वसन तंत्र पे अल्पकालीन प्रभाव क्या पड़ता है, तो हमने पॉइंट के हिसाब से श्वसन दर में वृद्धि, अल्पकाल में तो श्वसन मतलब सांस लेने की क्षमता में वृद्धि। सामान्यतः अवस्था में 15 से 18 बार प्रति मिनट श्वसन दर व्यायाम के दौरान 40 से 60 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। यानी हम बिना व्यायाम करते हैं नॉर्मल तो 15 से 18 बार हम सांस लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करते हैं तो 40 से 60 बार प्रति मिनट तक हमारा श्वसन दर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ज्वारीय आयतन में वृद्धि, प्रत्येक सांस से में हवा की मात्रा गहरी सांस बढ़ जाती है जिससे फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन पहुंचता है। यानी जब हम ज्यादा सांस लेते हैं तो फेफड़े में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचता है और ब्लड हमारा ऑक्सीकृत होता है और जो दौड़ करके हमारे सेल्स को, हमारे बॉडी को मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तीसरा है गैस विनिमय, मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन पहुंचाने और बाहर निकालने के लिए फेफड़ों में गैस विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज की गति तेज हो जाती है। यानी अगर ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, मांसपेशियों का सक्रिय होना, डायफ्राम और पसलियों के बीच मांसपेशियां अधिक सक्रिय हो जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो अल्पकालीन अवस्था। अब बात करते हैं दीर्घकालीन प्रभाव नियमित व्यायाम से। अगर हम लगातार व्यायाम करते हैं तो लॉन्ग पीरियड में हमारे बॉडी पे किस तरह का इफेक्ट पड़ता है, उसी का हम बात करते हैं। श्वसन मांसपेशियों का मजबूत होना, यहाँ पे डायफ्राम व इंटरकोस्टल मांसपेशियां मजबूत होती है जिससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। फेफड़ों की दक्षता में सुधार, फेफड़ों की दक्षता में भी पॉइंट है, फेफड़ों की दक्षता में सुधार। जो एल्वियोली फेफड़ों की छोटी कोशिकाएं ऑक्सीजन को रक्त में बेहतर ढंग से पहुंचाता है। सहन शक्ति में वृद्धि, बार बार व्यायाम से फेफड़े अधिक ऑक्सीजन ले पाते हैं जिससे जल्दी थकान नहीं होता है। हृदय फीफसी क्षमता यानी O2 मैक्स में वृद्धि, शरीर की कुल ऑक्सीजन ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता बढ़ जाती है जो बेहतर
कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को दर्शाता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, नियमित व्यायाम से श्वसन संबंधित रोगों को जोखिम कम हो जाता है। नहीं, रोग से संबंधित समस्याएं हमारे लिए समाधान हो जाती है। अगर मेरे चैनल पे हो, नए हो तो एक लाइक जरूर बनता है, सब्सक्राइब किए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिलेगा, क्योंकि व्यस्तता थी, कल रविवार है और रविवार को भी एक वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।